वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए 60 क्वेश्चंस इंडियन इको में बनाए हैं एंड आई पर्सनली फील कि ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे इन फॉर रिवीजन। ऑल क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम योर बुक ओनली। नो क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो हैव बीन प्रोवाइडेड बाय मी। तो मैं ये पहले बता दूं कि मैक्रो के क्वेश्चंस आप मत सोचना कि मिलेंगे। इंडियन इको के क्वेश्चंस हैं और आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना। These are very good questions as per my intuition and knowledge। मेरे हिसाब से अच्छे questions हैं और my only purpose is to help you with revision and provide you with good questions। ठीक है, और आप यहाँ टाइम स्पेंड करो, 1-1.5 घंटा लगाओ इन क्वेश्चंस में, और या 1 घंटे मेरे ख्याल में बहुत रहेगा एनालाइज करने में। क्वेश्चंस को आप पढ़ के तो रखी हुई होगी, अब तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है पेपर में। सो कुछ क्वेश्चन मैंने बॉक्सेस से भी बनाए हैं, ठीक है, जहां पर क्योंकि हम वो एरिया कभी कभी छोड़ देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डैश ऑफ द इकोनॉमी इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विसेज सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। क्या होगा इसमें से? स्ट्रक्चरल क्रॉम कॉम्पोजिशन। आज के लिए, इस साल के लिए, आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Who established the Indian Statistical Institute of ISI in Calcutta? Answer is PC Mahalanobis. There was also a model, Mahalanobis model, which was opted after independence। तो ये काफी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे और इन्होंने प्लानिंग में काफी वो दी। और यहाँ पे देखो आप कंट्रीब्यूशन किया, और यहाँ देखो ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कैलकाटा की भी इन्होंने ही लेड द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, he led the मतलब he established it। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। assertion the first phase of green revolution was restricted to the affluent states of पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। assertion ठीक है। अच्छा, मेरी स्पीड ऐसी स्लो रहेगी थोड़ी आज, और आप पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, बस पॉज कर लेना और फिर आपके पास यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। तो आप ये देखो, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु थोड़े कंपैरेटिवली रिच स्टेट्स हैं अलग स्टेट्स के मुकाबले, और स्टेट्स के मुकाबले। और यहाँ पे जो ये एसर्शन तो ठीक है, लेकिन ये क्या, ये बात तो सही है, एसर्शन तो ठीक है, बट क्या रीजन ठीक है ये भी देख लेते हैं। द फार्मर्स who could benefit from HYV seeds needed good irrigation facilities and funds to buy fertilizers and pesticides। तो एफ्लुएंट तो है ये स्टेट, साथ में यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज का होना, ये सब चीजें, क्योंकि HYV सीड्स ज्यादा पानी भी रिक्वायर करती हैं और फर्टिलाइजर्स भी रिक्वायर करती हैं। तो आंसर है बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन गिवन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, देखते हैं इनमें से क्या क्या चीजें ठीक है। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इन 1850, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने 1850 में इंट्रोड्यूस किया। और 3-4 साल के बाद क्या देखने को मिलता है, मुंबई से थाने पहली ट्रेन रन करती है। तो ये इंट्रोड्यूस 1850 में हुआ था। क्रिएटेड कल्चरल बैरियर्स, नो इट रिमूव्ड कल्चरल बैरियर्स, लोगों ने मूव करना शुरू किया तो रिमूव्ड कल्चरल बैरियर्स। हेल्प इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये बात सही। कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सब चीजें जहां से प्रोड्यूस होती थी वहां से उन जगहों पे जाती थी ट्रेन के थ्रू, और फिर पोर्ट से कनेक्ट होके वहां से रॉ मटेरियल बाहर जाता था, फिर फिनिश गुड्स बन के वापस इंडिया में आता था। कहाँ जाता था? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। यस, बेनिफिशियल नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, बहुत फर्क है। है, देखो दोनों में फर्क होता है। बेनिफिशियल मतलब जो फायदेमंद हुआ, इंपॉर्टेंट मतलब जिसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज को अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया वो अपने फायदे के लिए किया, अपने हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है, 1, 3, 4। सो सी हो गया, 4 का सी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, 4 का सी हो गया। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। Assertion: the real motive of the British behind the development of infrastructure in India was to serve the colonial interest। बिल्कुल ठीक बात है, अपने colonial interest, ये भी हम डिस्कस भी कर रहे थे। Roads constructed in India before the coming of the British were fit for modern transport। No, they were not fit for modern transport। तो ये रीजन गलत है, assertion सही है, आंसर सी हो गया। Assertion is true but reason is false। Let us come to the next question। Which of the following statement is true?
The first census in India took place in 1881. बिल्कुल पहला सेंसस 1881 से हुआ और शुरू हो गया। उसके बाद बीच में एक बार नहीं हुआ था, अदरवाइज कंटिन्यूड रहा। ठीक है। सुएज कैनाल ओपनड इन 1865। नो, 1869 इज द आंसर। तो हम शॉर्टर रूट हमें ब्रिटिशर्स को मिलने लगा और इससे इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन और फास्ट हो गया इनफैक्ट। तो पहले वो अफ्रीका से घूम कैसे आते थे, अब एक शॉर्टकट बीच में मिलने लगा। The second stage of demographic transition began after 1921. No, it was 1931. No, it was 1921. पहले बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, फिर क्या हुआ, डेथ रेट गिर गया और उसके बाद बर्थ रेट बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो वो जो ईयर ऑफ चेंज था ना, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, वो 1921 था, 31 नहीं। सो 2 और 3 गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। Seventh, the growth rate of agriculture was about 3% per annum during 1991-2012 and 3.2% per annum during 2007-12। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाबार्ड इज ट्रू। इन्होंने बोला नेशनल, मतलब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, नेशनल बैंक फॉर एपेक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये गलत है। फुल फॉर्म आपको पता ही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982, सही बात। इट इज एन एपेक्स बॉडी, सही बात। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 गलत है यहाँ पे, बाकी सारे सही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2, 3, 4 इज ये 3 स्टेटमेंट्स ट्रू है, राइट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। assertion in India famines became things of the past। yes, मिड 60s के बाद ये हो गया था ना, famines became things of the past। लेकिन जो इन्होंने रीजन दिया है, यानी कि जो मैंने यहाँ रीजन लिखा है, a large quantity of food grains were imported after 1975। ये मैंने मिसलीड करने के लिए आपको इसलिए दिया है, लाइन ऐसी बनाई आपको लगे कि अरे 1975 के बाद इंपोर्ट किया हुआ। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। और जो हम और कंट्रीज के ऊपर फूड ग्रेन्स पे डिपेंडेंट थे, लाइक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो चीज फिर कम होती चली। देखो, सेल्फ रिलायंस आएगी तभी सेल्फ डिपेंडेंसी आ पाएगी, है ना। और नहीं तो इंटरवेंशन आएगा फिर बाहर से, ये चीज ध्यान रखते हैं। यार एनीवेज इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। व्हाई इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी इन फील्ड ऑफ हेल्थ, हेल्थ में क्यों जरूरी है। इट क्रिएट्स सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट होता है, चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो। द इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय हेल्थ कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, बिल्कुल ठीक बात है ना। ये चीज एजुकेशन के साथ भी है। इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज। कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको थोड़ी कोई नॉलेज होती है कि भाई इलाज कैसे होगा, क्या होगा। तो ये चीज ऑल ऑफ द अबव, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना, रेगुलेटरी बॉडीज का होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मींस टू एन एंड। यस, द एंड बीइंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल ये मानती है कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, लोग बढ़िया होते जाएं, एजुकेटेड होते जाएं, हेल्दी होते जाएं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है वो ह्यूमन बीइंग्स को अपने आप में एंड मानती है। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा ए, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच दूसरी है, वो ह्यूमन बीइंग्स को ही एंड मान लेती है, उनके इंप्रूवमेंट को ही एंड मान लेती है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का बढ़ना, इंटेलेक्चुअल कैपिटल का बढ़ना, लोगों के अंदर नॉलेज आना, नॉलेज के साथ इकोनॉमी का इंप्रूव होना, फॉर्मूलाज, इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजीज, knowledge, learning. Question number 13, which of the following is wrongly matched in relation with the poverty line? MPCE, monthly per capita expenditure, तो ये गलत है यहाँ पर जो दिया हुआ है। 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में होती हैं, ओके। 2200 कैलोरीज नहीं, 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये ठीक है। तो रॉन्गली मैच क्या है, 1 and 3, देख रहे हो, ये रॉन्गली मैच है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर ये अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है, रीडिंग बिटवीन लाइन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। स्मॉल फार्मर, सीजनल वर्कर्स, चर्निंग पुअर है, ये आते जाते रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कैजुअल वर्कर्स यूजुअली पुअर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ चर्निंग पुअर, स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स। Question number 15, which of the following was true about Dadabhai Naoroji? He arrived at a concept of jail cost of living, बिल्कुल सही बात है। He was the first person in pre-independent India to discuss the concept of poverty line, ये भी सही बात है। He assumed that 1/3 population consisted of children, ये भी ठीक बात है। All of them are correct, right?
क्वेश्चन नंबर 16 इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग देखो ना, आज इंडिया में भी कितने बीपीओ का हब बना हुआ है, इंडिया कॉल सेंटर्स भी हैं। तो ये कैसे है, वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, इंटर रिलेटेड विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें आउटसोर्सिंग हर जगह यही हो रहा है। लोग मैन्युफैक्चरिंग तक तो बाहर से करवा रहे हैं, ठीक है, आउटसोर्स कर रहे हैं। This term is used for selling of part of equity of public sector enterprise to the public. Disinvestment. Deregulation is concerned with liberalization. Disinvestment is concerned with प्राइवेटाइजेशन। जैसे जैसे हम अपने शेयर्स बेचते जाएंगे, हम पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डिसइन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती चली जाएगी। टैक्स रिफॉर्म्स आर रिलेटेड विद रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसीज। इसको ऐसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। Question number 19, which of the following reforms was not part of liberalization? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म था, फॉरेन एक्सचेंज था, फाइनेंशियल सेक्टर था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स ये भी थे। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आ गया, सारे के सारे पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। असर्शन इन लेट 1980s इट बिकेम्स अनसस्टेनेबल फॉर द गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग। बिल्कुल ठीक बात है। और रीजन क्या दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगैन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय लार्ज गैप्स। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है। तो ये कैसे सस्टेन करते हैं फिर उस चीज को, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही बात है। द पॉपुलेशंस ऑफ दीज स्टेट्स, ये रीजन ठीक नहीं है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का कमिटमेंट था और उन्होंने इस चीज को पूरा किया, और जहां पे कमिटमेंट उतना नहीं था तो नहीं हुआ। तो इसका आंसर सी है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 22, एज नेशन बिकम्स डैश, इसका आंसर है मोर प्रॉस्परस डिक्लाइंस। देखो, प्रपोर्शन ऑफ जो लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में वो घटता चला जाता है, और ये जरूरी है कि ज्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड ना हो। जितना एग्रीकल्चर मांग रहा है उतने होने, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे। सो डिक्लाइन होते चले जाते हैं सिग्निफिकेंटली। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फाउंड इन 1979 में ये टास्क फोर्स बनी थी, ठीक है। अच्छा, और उसके हु डेवलप्ड द सेन इंडेक्स, अमर्त्य सेन आंसर है, नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज विनर, इन्होंने ये दिया था, अमर्त्य सेन इंडेक्स, सेन इंडेक्स दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम 1951 टू प्रेजेंट टाइम्स आवर कंट्री हैज सीन एन इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, घटा है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, ओके, रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बढ़ी, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 235 इज द आंसर। ओके, 235 इज द आंसर। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्रूड डेथ रेट इज कैलकुलेटेड पर 1000 पॉपुलेशन। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 1000 बेबीज के बर्थ पे निकाला जाता है। लिटरेसी रेट परसेंटेज में होता है 100 के ऊपर, ऐसे ही जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी परसेंटेज में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मोर देन 7 लाख एसएचजीज हैव बीन क्रेडिट लिंक्ड एज पर रिपोर्ट्स। यस, अब तो और ज्यादा नंबर हो गया है, ठीक है। तो एसएचजीज हैव नॉट प्लेड एनी, ये गलत बात है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वुमेन एम्पावरमेंट में, तो ये ट्रू नहीं है। और बैंक नीड्स टू चेंज द रोल फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये बात भी ठीक है। तो इसमें 1 और 3 जो है वो ठीक है, बाकी 2 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, which type of formal institution was successful in developing a culture of deposit mobilization? Answer is commercial banks. डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन रिकवरी कर पाए, बाकी ये लोग, बाकी इंस्टीट्यूशंस लोन रिकवरी इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, यहाँ पर कमर्शियल बैंक सक्सेसफुल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not true? टिस्को stands for टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नॉट कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। टिस्को was incorporated in 1907, ये बात भी ठीक है, 1907 में इनकॉर्पोरेट हुई। शुगर, पेपर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज केम अप आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये बात भी ठीक है। तो 2 और 3 सही है। तो आंसर क्या हुआ, ओनली 1। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट ट्रू के ट्रैप में फंस सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है डैश ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन मोर देन हाफ। ब्रिटेन ही तो था जिसके साथ हमारा मोर देन हाफ ट्रेड था, बिकॉज ये कंपल्सिव था, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं पार्ट 2 में।